व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम कवर करेंगे हमारा एक और चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि होने वाला है यूनिट 7, दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी कुछ इसके अंदर पढ़ने के लिए भी है। 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हमें कवर करने हैं, बट मैं आपको बहुत आराम से, बहुत आसान भाषा में हमेशा की तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप डेली बेसिस पे एक चैप्टर याद कर रहे हो और आपने पिछले 3 चैप्टर्स लर्न कर लिए हैं। समझो और डे टू डे लर्न करते चलो, रिवीजन करते चलो, बड़ा आसानी से फिजिकल एजुकेशन तैयार हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी हम लोग फटाफट से कि सर सबसे पहले स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्पोर्ट से किस तरीके से किसी भी एथलीट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स पे कैसे इंपैक्ट आता है, उसकी फिटनेस पे कैसे इंपैक्ट आता है, उसका हार्ट, उसके मसल्स, उसकी स्पीड, एंड्योरेंस, फिटनेस, ओवरऑल किस तरीके से उसकी बॉडी पे इंपैक्ट आता है। राइट, तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले फिजियोलॉजी का क्या मतलब है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल्टर्स द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, कि किस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटी से हमारा फंक्शंस एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ द एथलीट्स। ठीक हो गया। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं? तो मेजर 4 फैक्टर्स हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब पावर कितना है एक एथलीट में, स्पीड कितना तेजी से वो कोई भी स्पोर्ट खेल रहा है। तीसरा आ जाता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो स्टैमिना की बात करते हैं, कितने लंबे ड्यूरेशन तक वो उस स्पोर्ट को खेल सकता है। चौथा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप अपने मसल्स जॉइंट्स को कितना ज्यादा मूव कर पा रहे हो, कितना अच्छे से आप बोलते हैं ना योगा वगैरह से फ्लेक्सिबिलिटी कितना डेवलप होता है। तो ये हम 4 चीजों की बात करेंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके चलो, अब सबसे पहले आता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ पे बेस्ड बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट जो मेजर फैक्टर्स हैं वो सबसे पहला है साइज ऑफ द मसल। आपका मसल साइज जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। सीधी सीधी सी बात है भाई, जितना डेवलप्ड मसल होगा। अब सर मसल कैसे डेवलप होता है? मसल डेवलप करने का एक ही तरीका है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए और वर्कआउट होना चाहिए प्रॉपर। जब आपकी डाइट अच्छी है, स्लीप अच्छी है और वर्कआउट कर रहे हो आप, तो आपका मसल साइज इंक्रीज होगा ही होगा। तो जिसका मसल साइज अच्छा है उसमें स्ट्रेंथ सीधी सीधी सी बात है ज्यादा होगी, जिसका मसल साइज कम है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स कम होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है स्ट्रेंथ के लिए? बॉडी वेट। अब वेट से भी हम लोग अंदाजा लगाते हैं। कई लोग बहुत पतले दुबले होते हैं, उनमें वेट बहुत कम होता है तो फिर उनमें स्ट्रेंथ भी कम होती है। जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो वेट भी आपका अच्छा होना चाहिए, आप अंडर वेट नहीं होने चाहिए। वेट आपका अच्छा है तो फिर स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तीसरी चीज क्या होती है बच्चे? मसल कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मसल्स में 2 प्रकार के मसल्स होते हैं बेटा जी, एक व्हाइट कलर के होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता भी देता हूं, यहाँ पे मार्क कर देता हूं। ईच मसल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। 2 तरीके के फाइबर्स हैं। एक होते हैं फास्ट ट्विच, जिनको हम व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमारी स्पीड, हम कितनी तेजी से भागेंगे, वो हमारे बेसिकली व्हाइट फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिनको हम फास्ट ट्विच बोलते हैं। एक होते हैं हमारे स्लो ट्विच, जिनको हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो रेड फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे एंड्योरेंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर किसी को अपना एंड्योरेंस, स्टेमिना बढ़ाना है तो उसको फोकस करना चाहिए रेड फाइबर्स पे। किसी को अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसको फोकस करना चाहिए व्हाइट फाइबर्स पे। ऑल्दो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्ट्रेंथ के लिए, तो बट अगर स्पेसिफिकली भी आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्पीड के लिए, कौन सा एंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना के लिए। ठीक है, द फास्ट ट्विच फाइबर्स आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। तो अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तो फिर आपको फास्ट ट्विच फाइबर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स। अब नर्व इंपल्स क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है ना, कि भैया आप कितना अच्छे तरीके से, आपका माइंड वर्क कर रहा है, आपकी नर्व्स कितनी जल्दी एक्ट कर रही हैं, कितना रिस्पॉन्सिव हो आप। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ तभी लगेगी अगर आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा
और आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन जितना बढ़िया बनेगा, बोलते हैं ना जिम में भी माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसका माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छा होगा वो ज्यादा वेट उठा पाएगा, ज्यादा पंप फील कर पाएगा, ज्यादा ग्रो कर पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, नर्व इंपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया जी, परफेक्ट है। तो ये सब बच्चे स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो गया। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। तो स्पीड में भी सबसे पहले नर्वस सिस्टम का रोल होता है कि अगर आपको बहुत तेजी से भागना है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम कितना ज्यादा मोबाइल है, कितना ज्यादा आपको अलाउ कर रहा है, कितना क्विकली आप भाग पा रहे हो। सही है। तो देखो लिखा हुआ है द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इज मेड पॉसिबल बाय एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द मोटर सेंटर्स। ठीक है ना, हम कितना अच्छे तरीके से, हमारा माइंड कितनी तेजी से हमारे मसल्स तक ये चीजें पहुंचा रहा है कि भैया स्पीड कितनी बनने वाली है। राइट। तो सबसे पहले जो चीज डिपेंड करती है वो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है मसल कॉम्पोजिशन। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्पीड के लिए कौन से चाहिए आपको, फास्ट ट्विच। स्पीड के लिए याद रखना है बच्चों, फास्ट ट्विच फाइबर्स आपको चाहिए होते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप एक बारी में कितनी तेजी से फटाफट फोर्स लगा सकते हो, उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। राइट। आप किसी भी स्प्रिंट में देखोगे, जब एक रनर को बहुत तेजी से भागना है तो वो अपनी पोजीशन लेगा, उसके बाद जैसे ही विसल बजेगी तो वो कितनी तेजी से जोर लगाएगा और फटाफट 100 मीटर पूरा कर देगा। राइट। तो वहां पे आपकी जो स्पीड है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे। फॉर एवरी क्विक एंड एक्सप्लोसिव मूवमेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है सर, कि आप कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। स्पीड तभी बनेगी अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, अगर आपकी बॉडी लाइट फील कर रही है, अगर आपकी बॉडी अच्छे तरीके से कहीं भी मूव कर सकती है। अदरवाइज बहुत सारे लोग स्पीड के चक्कर में इंजर्ड हो जाते हैं, नहीं भाग पाते, उनको इंजरी हो जाती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते इतने। तो स्पीड के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, अब आ गया एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के लिए फिर भैया कौन से वाले चाहिए होंगे, फाइबर सबसे पहले रेड वाले, है ना। तो देखो क्या आता है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें एंड्योरेंस के लिए, एंड्योरेंस का क्या मतलब है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कितने लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो, है ना। अगर आपको सपोज जॉगिंग ही करनी है या ट्रेडमिल पे भागना है तो कुछ जो लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा समय तक भाग पाएंगे, कुछ लोग और ज्यादा समय तक भाग पाएंगे। तो जो स्टेमिना है वो धीरे धीरे डेवलप होता है ना। जब हम फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, तो कुछ लोग 10 मिनट में ही थक के बाहर आ जाएंगे, कुछ 15-20 मिनट तक खेल सकते हैं, कुछ आधा घंटे तक खेल सकते हैं। तो स्टेमिना पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो स्टेमिना को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, मसल कॉम्पोजिशन। लो जी, मसल कॉम्पोजिशन से ही शुरू करता हूं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, आपको पता है ना, स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच फाइबर्स बेस्ट होते हैं जब हम एरोबिक एक्टिविटीज की बात करते हैं या एंड्योरेंस एक्टिविटीज की बात करते हैं। ठीक है। तो फास्ट ट्विच कहां काम आते थे, स्पीड में, व्हाइट वाले। रेड वाले कहां काम आएंगे, एंड्योरेंस में, स्टेमिना में। उसके अलावा दूसरा फैक्टर आता है बच्चों एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। देखो आपकी मसल्स तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। तो ब्लड जो काम करता है वो 2 चीजों की मदद से काम करता है, हार्ट और लंग्स। राइट। तो हार्ट को और लंग्स को मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम करना होता है, क्योंकि लंग्स की मदद से सारा एयर का इनटेक आउटटेक होगा, है ना, सारा का सारा लंग्स के थ्रू हो रहा है। और फिर हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है सारे के सारे ओवरऑल बॉडी तक। तो वहां तक ऑक्सीजन जितना ज्यादा अच्छे से हार्ट पंप करेगा उतने अच्छे तरीके से ऑक्सीजन भी मिलेगा मसल्स को, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स ब्लड से ही आना है। राइट। और ब्लड कौन पंप करेगा, हार्ट। तो हार्ट को और लंग्स को दोनों को मिलके बहुत अच्छे से काम करना होता है। ये बेसिकली एरोबिक कैपेसिटी में आ जाता है। टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली हमें क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए, क्योंकि मसल्स मांगेंगे कि भैया एनर्जी चाहिए तभी तो काम होगा, विच कैन बी सप्लाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बेसिकली कितनी ज्यादा होगी कितने कम होगी वो आपकी एरोबिक कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले कितना ऑक्सीजन इनटेक किया, राइट, सीधी सीधी सी बात है। लंग्स कितना ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, फिर ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट का मतलब मसल्स तक कितना पहुंचा। उसके बाद होता है कितना मसल्स ने एब्जॉर्ब किया, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन अपटेक, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड। और उसके बाद होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब होता है कि हमारे पास कितना ऑलरेडी अवेलेबल फ्यूल है मसल्स के पास। सही है। तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए एरोबिक कैपेसिटी के अंदर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस।
ठीक है। अब लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस, ये कैपेसिटी ट्रेनिंग के साथ डेवलप करी जा सकती है। जितनी अच्छे से आप ट्रेनिंग करते जाओगे तो डे टू डे आपकी ये कैपेसिटी एनहांस होती रहती है, उससे आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना बिल्ड होता चला जाता है। तो देखो लिखा हुआ है द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एनारोबिक कैपेसिटी। ठीक हो गया, परफेक्ट है। चलो भाई, मूवमेंट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप कितना ज्यादा मूवमेंट कर सकते हो और जिसमें आपका एनर्जी कम से कम लगे। ठीक है, देखो आप मूवमेंट करोगे तो एनर्जी लगेगा। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ी सी मूवमेंट करी, बहुत सारी एनर्जी लग गई, थक गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत लंबे समय तक खेलते रहते हैं, एनर्जी उनकी जरा सी लगती है तो वो बहुत ज्यादा थकते नहीं है। जितने भी हाई लेवल एथलीट्स होते हैं ना, आप रोनाल्डो देखो, मेसी देखो, विराट कोहली देखो, ये लंबे समय तक खेलते रहते हैं और उनका एनर्जी जो यूज होता है वो काफी कम यूज होता है एज कंपेयर टू अदर पीपल। तो वो क्या है, उनका मूवमेंट इकोनॉमी बहुत अच्छा है। तो क्या बोलते हैं, द इकोनॉमिकल मूवमेंट आर सिग्निफिकेंट फॉर एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। अ रनर हु कैन रन एट अ गिवन पेस विद लेस एनर्जी कैन कंटिन्यू विद द सेम स्पीड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। दो लोग भाग रहे हैं, सेम स्पीड से भाग रहे हैं, एक का एनर्जी कम लग रहा है, एक का ज्यादा लग रहा है। तो ये ट्रेनिंग के साथ, हेल्दी हैबिट्स के साथ धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स बच्चे एंड्योरेंस के लिए होते हैं। एंड्योरेंस के बाद हमारे पास लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ये सिंपल है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी योग गुरुज होते हैं, जो लोग योगा करते हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत अच्छे से अपने जॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, मसल्स को मूव कर सकते हैं, कहीं भी बेंड कर सकते हैं। तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। और एक आम आदमी को अगर हल्का सा उसकी बैक को भी आप इधर झुका दो इधर झुका दो तो बैक में दर्द रहेगा 8-10 दिन तक, बहुत दिक्कत रहेगी उसको। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स के अंदर। अब फ्लेक्सिबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? नंबर 1 मसल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े मसल्स वाले हो जाओगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते थे, पूरा दिन स्पोर्ट्स खेलते रहते थे। जैसे जैसे बड़े हुए तो बहुत ज्यादा जिम का शौक चढ़ा। अगर आप मेरी पिछले साल की वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे मैं काफी बल्की हो गया जिम कर करके, बट मेरी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो फिर मैंने वापस से क्या शुरू करा, स्पोर्ट्स स्टार्ट करे, फिर से अपना बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, जितना हो सके रनिंग, स्पोर्ट्स करते हैं। तो स्पोर्ट्स करने से क्या हुआ, मसल मास तो कम हो गया लेकिन बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, बहुत अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म होने लगी। तो मसल का भी आपको बहुत इंपैक्ट आता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। तो देखो लिखा हुआ है मसल शुड हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ टू मेक द मूवमेंट पॉसिबल स्पेशली अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक हो गया। उसके बाद जॉइंट स्ट्रक्चर पे भी बात होती है बेटा। बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इजीली मूव हो सकते हैं, आप 360 घुमा सकते हो, जैसे आपके शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, जहां मर्जी जैसे मर्जी घुमा लो। बट बहुत सारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप एक मूवमेंट तक ही ले जा सकते हो, उसके बाद नहीं ले जा पाओगे। आप अपने लेग्स के ही देख लो, है ना। जब हम जिम में लेग प्रेस करते हैं तो बस ऐसे पीछे की तरफ आता है। कई लोग जब आगे लेके जाते हैं ना तो वो अगेंस्ट पुश कर देते हैं, जिस वजह से उनका बोन डिसलोकेट हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है, इंजरी हो जाती है। ठीक है, जैसे मेरा ये मेरा थंब है, ये फ्रैक्चर्ड है। ठीक है, ये फ्रैक्चर कैसे हो गया, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं फील्डिंग कर रहा था, फील्डिंग करी तो मेरे लेफ्ट हैंड पे बॉल आई, मैंने बहुत तेजी से हाथ लगाया और ये इधर की तरफ पीछे की तरफ गया, है ना। अब इसका जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ आसानी से कर सकता हूं मैं, लेकिन अगर ये अगेंस्ट उल्टा जाएगा तो ज्यादा फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, तो फ्रैक्चर हो गया सडनली, है ना। तो हमारे अलग अलग जॉइंट्स का अलग अलग मूवमेंट की पोजिशनिंग है, कुछ अच्छे से हो जाते हैं, कुछ अच्छे से नहीं होते। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, सम ऑफ द जॉइंट्स इंट्रिंसिकली हैव अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन, कईयों में ज्यादा होता है कईयों में कम होता है। ठीक है, एज एंड जेंडर, भाई जैसे जैसे आप एजिंग हो गए, बच्चों को देखो कहीं भी कैसे भी तोड़ मुड़ जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाओगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी। उसके बाद स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, अगर आपकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल होगे, अच्छी नहीं है तो आप कम फ्लेक्सिबल होगे। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है बेटा जी कि किस तरीके से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है ना। जब आप शुरू में अगर कोई स्पोर्ट खेलने जाओगे तो आपकी बॉडी स्टिफ रहेगी, आप ज्यादा मूव नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप वार्म अप कर लोगे, थोड़ा सा इनिशियल बोला जाता है ना स्पोर्ट्स खेलने से पहले वार्म अप करो, जब आपकी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, गर्म हो जाएगा, बॉडी हीट अप हो जाएगा, तो फिर आप फ्लेक्सिबल ज्यादा हो जाओगे एज कंपेयर टू द अर्ली सिचुएशन, है ना। तो थोड़ा सा हीट अप होना बहुत जरूरी होता है बॉडी का, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कूल डाउन हो जाता है तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल बैक हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एथलीट इन्फ्लुएंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स इन वार्म बाथ, देखो वार्म बाथ का मतलब बॉडी गर्म कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल में कम हो जाएगा।
प्रीवियस इंजरी, अगर कोई इंजरी पहले से किसी पर्टिकुलर एरिया पे हुई हुई है तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली देख के चलना पड़ता है कि कितने अच्छे से मसल वापस से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एक इंजर्ड है, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल इंजर्ड है फिलहाल, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी 0 है। जब ये थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा तो फिर ये वापस से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो इस चीज पे भी फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, परफेक्ट है जी। आगे चलें, चलो ये सारे के सारे बच्चों 4 फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, किस किस से रिलेटेड, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो यार, एक्सरसाइज करने से हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी, कार्डियो का मतलब हो गया हमारा हार्ट, और रेस्पिरेटरी का मतलब हो गया हमारा लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेशन सांस लेने से रिलेटेड। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सरसाइज से हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर इंपैक्ट आता है और कैसे ये हमें हेल्प करता है बेहतर बनने में। तो देखो क्या क्या इफेक्ट्स आ जाएंगे। सबसे पहला, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्लड जो है वो बहुत तेजी से फ्लो करने लगता है, हार्ट अच्छे से पंप करने लगता है, तो साइज ऑफ द हार्ट यानी हार्ट के जितने भी मसल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और आप अच्छे तरीके से लॉन्गर, बेटर और अच्छे तरीके से सर्वाइवल में जी पाते हो। ठीक है, तो व्हेन वी परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज द मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस इन साइज एंड स्ट्रेंथ। दूसरा, रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है हमारे पास वो बेटर हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट। ठीक है, इट हैज बीन नोटेड दैट हाईली कंडीशनड एथलीट्स कैन हैव देयर रेस्टिंग हार्ट रेट्स इन द 30s। रेस्टिंग हार्ट रेट भी बहुत बेटर काम करने लगता है। उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी तेजी से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट से, है ना, तो वो भी बेटर होता चला जाता है। तो देखो लिखा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट रिमेन्स अप टू 50 to 70 ml पर बीट इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल। जो ट्रेनिंग नहीं करते हैं वो 50 to 70 ml पर बीट होता है, लेकिन जो थोड़े से ट्रेंड होते हैं उनका 70 to 90 ml पर बीट हो जाता है, और जो हाईली कंडीशनड एथलीट्स होते हैं उनका 90 to 110 ml पर बीट हो जाता है। तो देखो कितना अच्छे तरीके से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा अगर आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बीपी ठीक हो जाता है। भैया बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर आपका कम रहेगा, डिक्रीज्ड रहेगा अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो। इसीलिए बोला जाता है कि जितना हो सके एक्सरसाइज करो, क्योंकि हर घर में आजकल बीपी जैसी प्रॉब्लम्स है, तो इसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, हर मसल तक पहुंचता है, पूरी बॉडी में पहुंचता है, जिस वजह से मसल्स आपकी एक्टिव रहेंगी तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। तो ये सारे फायदे होते हैं एक्सरसाइज के ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से। इसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम पे क्या क्या इंपैक्ट आता है। मस्कुलर का मतलब हो गया हमारी मसल्स पे। जब हम मसल्स की बात करते हैं तो इस पे क्या इंपैक्ट आता है, तो यार बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी 4 से 5 पॉइंट जो आपको याद हो पाए वो आप याद कर सकते हो। लो भाई पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आगे के भी देखो, ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो जो आप आसानी से याद कर पाओ वो आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको सारे समझा देता हूं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मस्कुलर सिस्टम पे इंपैक्ट आता है वो ब्लड सप्लाई। मसल को अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई मिलती है तो अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है, तो आपके मसल्स अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और एनर्जेटिक आप फील करते हो। उसके बाद मसल टेम्परेचर बेटर होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना फ्लेक्सिबल हो जाओगे, अभी पीछे भी आया था, राइट। तो मसल टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो आप फ्लेक्सिबल होगे, मूव कर पाओगे, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो भी मसल्स के साथ बहुत अच्छे से मूव कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी कॉम्पोजिशन इस तरीके का है, राइट। पहले बोन्स हो गए, बोन्स के ऊपर आपके मसल्स हो गए, फिर आपकी स्किन हो गई। तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज की मदद से दोनों को एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चला सकते हो। उसके बाद क्या आता है बच्चों, इंक्रीज मसल फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सरसाइज करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बेटर होती चली जाएगी। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो इसको अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, अगर आप नहीं करना चाहते तो इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद आ गया माइक्रो टीयर्स इन मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल के अंदर माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, छोटा छोटा टीयर हो जाता है। जब आप वेट लिफ्टिंग करोगे, कोई भी एक्सरसाइज करोगे, तो आपका मसल के ऊपर छोटा छोटा टीयर हो जाता है। टीयर होगा तो वो मसल दोबारा से बनेगी, दोबारा बन के आएगी तो पहले के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बन के आएगी। तभी तो जिम जाने से लोगों की बॉडी बनती है। कैसे मसल्स बिल्ड करते हैं, जाके वर्कआउट करोगे तो मसल टीयर होगा। इसीलिए बोलते हैं अगर मसल बनाना है तो कंसंट्रेशन के साथ वर्कआउट करोगे तो मसल अच्छे से टीयर होगा। मसल जितना अच्छे से टीयर होगा फिर वो दोबारा बनेगा तो पहले से बेटर बनेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइपरट्रॉफी। ठीक है जी, परफेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास,
हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल मैं आपको समझा चुका हूँ, एक्सरसाइज से हाइपरट्रॉफी होता है, यानी कि पहले की कंपैरेटिवली थिकर मसल डेवलप होता है। उसके बाद इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डेवलप होता है लिगामेंट्स में, टेंडन्स में। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके मसल्स काम करेंगे, ग्रोथ होगा, आप अच्छा दिखोगे, टोन्ड दिखोगे, शेप में दिखोगे और बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस के साथ सारा काम कर पाओगे। इसके बाद क्या आता है, इंक्रीज इन मायोग्लोबिन स्टोरेज, ठीक हो गया। अब सर इससे क्या होता है, तो देखो मायोग्लोबिन का काम बेसिकली क्या होता है हमारे पास, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ऑक्सीजन को सप्लाई करना है ना। तो देखो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन मींस लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। सेम इज द केस विद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ग्लाइकोजन भी कहाँ स्टोर होता है हमारे पास, स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करोगे तो इट विल हेल्प योर बॉडी टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जिससे कॉन्टिन्यूस एनर्जी आपको मिलती रहेगी, ठीक हो गया। थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म ज्यादा है और हम लोग को बायोलॉजी साइंस में पढ़ने को मिलती है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप इसको ज़्यादा बेटर समझ पाओगे अगर आपके पास बायोलॉजी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप बेसिक अपने 4-5-6 पॉइंट्स याद रखो, फिजिकल एजुकेशन के लिए उतना ही इनफ है। आपका बायो का पेपर नहीं है, आपका फिजिकल का पेपर है, आपको अकॉर्डिंगली ही तैयार करना है, ठीक हो गया बच्चे। चलो भाई, ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंटर्स आ जाते हैं बेटा, 8-10 पॉइंटर्स की एक्सरसाइज का क्या इंपैक्ट आता है आपके मस्कुलर सिस्टम पे। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। ये बेसिक सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि जब आप एज करते हो, जब आप धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ती है, तो उस उम्र के बढ़ने से क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल चेंजेस है ना, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, आपके ऑर्गन्स उतना अच्छा काम नहीं करते, राइट, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आप एजिंग के साथ लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले लिखा हुआ है मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो क्या होगा, जैसे जैसे एक इंडिविजुअल एज करेगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जितना उसके, अभी आप बेसिकली अपने टीनेज में हो, टीनेज के बाद फिर आप थोड़ा और एडल्टहुड में जाओगे, उसके बाद फिर आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी उम्र, वैसे वैसे मसल स्ट्रेंथ क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ पे सबसे पहले एजिंग का इम्पैक्ट आता है, ठीक हो गया। उसके बाद न्यूरल फंक्शन, न्यूरल फंक्शन का मतलब जितने भी हमारे हमारे नर्व से रिलेटेड है, जितने भी हमारी नसें हैं, उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है एजिंग के साथ, उस फंक्शन पे भी काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अ नियरली 40% डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पाइनल कोर्ड एक्शंस एंड अ 10% डिक्लाइन इन नर्व कंडक्शन वेलोसिटी रिफ्लेक्ट्स द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। उसके बाद आता है एंडोक्राइन चेंजेस। एंडोक्राइन चेंजेस में हम लोग बेसिकली हार्मोन्स की बात करते हैं। जितने भी हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं, जितने भी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो एज के साथ धीरे 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 स्लो होने लगते हैं। तो उस चीज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बॉडी का ओवरऑल स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये धीरे 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 कम होने लगता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स उतने अच्छे से बॉडी रिलीज नहीं करता जितना एक यंग एज में करता है। तो ये भी हम इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ होस्ट ऑर्गन, minute quantities of chemical messengers that is hormones and a target और receptor organs, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज भी स्लो डाउन होने लगती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ गया, न्यूरल यानी नर्वस सिस्टम पे फर्क पड़ गया, उसके बाद आप हार्मोन्स पे फर्क पड़ गया। उसके बाद क्या आता है बच्चों, पल्मिनरी फंक्शंस। पल्मिनरी फंक्शंस में हम लोग क्या बात करते हैं, पल्मिनरी में बच्चों हम लोग बेसिकली लंग्स की बात करते हैं कि कितना अच्छे से कोई इंसान ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पा रहा है। तो जब हम लंग्स की बात करेंगे तो पल्मिनरी फंक्शन पे आ जाएंगे। तो एजिंग से इस चीज पे भी इंपैक्ट आता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर, हमने अभी पीछे देख लिया, हार्ट और लंग्स का एक कॉम्बिनेशन है, इन्हें एक साथ चलना चाहिए। तो हार्ट और लंग्स पे भी काफी इंपैक्ट आते हैं। पर्मिनरी इंपैक्ट्स आ गए, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस पे इंपैक्ट आ गए। बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया, जैसे जैसे आप एज करोगे तो आप देखोगे कि बॉडी मसल्स जो है वो नीचे होती चली जाएंगी और फैट बढ़ता चला जाएगा। तो बॉडी कॉम्पोजिशंस पे भी बहुत इंपैक्ट आता है विद एजिंग, इसीलिए तो बोलते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है बच्चों, बोन मास। बोन मास भी ओवरऑल धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, वीक पड़ने लग जाता है बॉडी। तो एजिंग के साथ ये सारे के सारे चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से अगर आप दो दो लाइंस भी याद करके लिखाओगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सारे के सारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो बहुत डिटेल्ड बनाए हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन कोई भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा यूट्यूब पे, बस आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई जा रही है। अब बच्चा लिखे क्या, उसको यही नहीं समझ में आता। तो बहुत डिटेल्ड सारे के सारे नोट्स बने हुए हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इनको दो दो लाइन में भी रेडी करके लिख के आओगे
तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है इनमें से, ठीक है जी। चलो भाई, अब आ रहा है बच्चों हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज। बड़े ध्यान से इसको समझना क्योंकि इसमें से तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक इंजरी को, एक एक चीज किस तरीके से क्योर करी जा सकती है, बहुत ध्यान से समझना और प्रिपेयर करते हैं। चलो भाई, इस टॉपिक को अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, इंजरीज वाला, इसको आप बड़े ध्यान से समझना क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी है, अगर आपने नहीं समझा तो आपको काफी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। मैं इसको पिक्चर्स की मदद से समझाऊंगा जिसको देखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इंजरीज पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स है, आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं भी खेल रहे हो तब भी चलते फिरते कई बार चोट लग जाती है यार, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है इंजरी भैया? इंजरी हम सब समझते हैं, इंजरी का मतलब क्या है? कोई भी फिजिकल डैमेज, आपको कोई भी फिजिकल डैमेज होगा, कई बार दिखाई देगा कई बार दिखाई नहीं देता, बोलते हैं ना इंटरनल इंजरी है भैया, मोच आ गई या स्ट्रेन आ गया, कोई मसल पुल हो गई, तो इस तरीके की इंजरीज आपको नहीं दिखाई देती, कुछ आउटसाइड होती हैं जो बाहर से आपको दिखाई देती है। फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर भी इंटरनल है, राइट, लेकिन कई बार फ्रैक्चर के साथ साथ जब किसी को चोट लगती है तो वो बाहर भी दिखाई दे देती है, तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। तो इंजरी है क्या? फिजिकल डैमेज कॉज टू टिश्यू, बोन और एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी व्हाइल इन एक्शन, ठीक है, एंड फर्दर लीडिंग टू विड्रॉल फ्रॉम पार्टिसिपेशन। एक बार हो गई तो फिर आप वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, मूवमेंट नहीं होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, तो ये बेसिकली इंजरी के बारे में चीजें होती हैं। अब इंजरी होती कितने तरीके की है, आ जाओ भाई, इसको बड़े ध्यान से समझ लो, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आती हैं बच्चों सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, फिर होती है हार्ड टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू का मतलब हो गया जो बेसिकली आपकी इंटरनल इंजरीज होती हैं मेनली, है ना, तो सॉफ्ट टिश्यूज में इंटरनल हो जाती है, राइट। अब सॉफ्ट टिश्यू में आपकी हड्डी पे इंपैक्ट नहीं आएगा, सॉफ्ट टिश्यूज में आपके मेनली मसल्स के ऊपर, आउटर स्किन के ऊपर, इस तरीके की इंजरीज होंगी, तो मसल्स में है या फिर आपकी आउटर स्किन पे है, ये बोन तक नहीं पहुंचेगी। हार्ड टिश्यू वाली इंजरी जो आपकी बोन्स और जॉइंट्स की होती है, तो इंजरी ध्यान रखना सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में कौन सी आ गई हमारे पास? सॉफ्ट टिश्यू में आ गई हमारे पास जो मसल पे होगी, जो आउटर स्किन पे होगी, और हार्ड टिश्यू में आ गई जो आपकी बोन्स और जॉइंट्स पे होंगी, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू में इंटरनल कौन सी होती है? स्ट्रेन और स्प्रेन, और एक्सटर्नल कौन सी होती है? एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन। इन सबको मैं डिटेल में अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू से ही शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आ रही है एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है बेटा जी? एब्रेशन का मतलब बेसिकली जब छोटर पोटर बच्चे होते हैं, साइकिल सीख रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं तो गिर जाते हैं, गिरने से वो एक खरोच आ जाती है ना, बाहर दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्रेशन बोलते हैं। तो एब्रेशन इज बेसिकली जो आउटर आपको खरोच आई, बेसिकली बेटनोवेट क्रीम लगाओ, एंटीबायोटिक कोई खानी है खा लो, पेन किलर खा लो, ठीक हो जाएगी बिल्कुल 2-4 दिन में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेसिक एब्रेशन। इट इज अ मेजर इंजरी। एब्रेशन यूजुअली अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन with certain equipment or a fall over the area when the bone is very close to the skin. It may be caused by falling or a hard surface. आप गिर गए कहीं पे, ऐसी कोई सरफेस थी तो वहां पे आपको चोट लग गई, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एब्रेशन बोल देते हैं। कैसे इससे बचा जा सकता है? प्लेयर शुड अंडरगो प्रॉपर वार्म अप। भैया वार्म अप करो ताकि आपको चोट वोट ना लगे, गिरो ना आप। प्लेयर शुड परफॉर्म प्रॉपर कंडीशनिंग ड्यूरिंग देयर प्रिपरेटरी फेज। अच्छे तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखो, प्रॉपर कंडीशनिंग के साथ खेलो। उसके बाद स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना, गुड क्वालिटी के, मतलब जो आपकी प्रॉपर परफॉर्मेंस है, आप जो तैयारी कर रहे हो वो अच्छे कोचेस के साथ करो, अच्छे एनवायरनमेंट में करो, तब आपको इंजरी के चांसेस कम से कम होंगे। आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव गियर्स आप वेयर कर सकते हो ताकि आपको चोट वोट ना लगे, है ना। तो आपको बेसिकली पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि आप अच्छे तरीके से केयरफुली खेलो, तो फिर आप इंजरी से बच सकते हो, राइट। ये होता है हमारे पास एब्रेशन। एब्रेशन के बाद क्या आता है? एब्रेशन के बाद आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन क्या होता है? जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, कई बार नीला हो जाता है, नील पड़ जाना, है ना। तो क्रिकेट खेलते खेलते कई बार बॉल लग जाती है, राइट। आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, किसी ने बॉल जोर से फेंकी, वो आपकी तरफ आ गई और आपको लग गई, कहीं हाथ पे लग गई, बॉडी पे लग गई, तो वो एरिया बेसिकली ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो नील पड़ जाना इज क्या? कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन इज अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट, कोई डायरेक्ट हिट आया और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन cause of contusion. Contusion can also be due to minor accident, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ स्किन से तो वो हो सकता है, such as falling, कोई गिर गया, bumping into something और being hit or kicked, किसी ने जोर से किक कर दिया, आपको हिट कर दिया, तो भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ये बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, कबड्डी में ये कॉमन है, चलता रहता है, राइट। अब इससे कैसे बचना है? वार्म अप करो अच्छे तरीके से, कंडीशनिंग वही ध्यान रखना पड़ेगा प्रिपरेटरी फेज में। इक्विपमेंट यूज कर सकते हो आप, जो भी आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो सकते हैं जो आपको बचा दें,
ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास गुड क्वालिटी के होने चाहिए, कोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, राइट। अब प्रिवेंशन के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए आपको गेम की, केयरफुल रहना है। तो वही सारी चीजें जो पीछे लिखी थी लगभग वही सारी की सारी सेम इसमें भी चल जाएंगी। देखो इंजरीज में प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सेम है सब में, तो आपने एक के भी तैयार कर देना, सब में लिखाना, नंबर मिल जाएंगे। मेनली आपको पता होनी चाहिए कि इंजरी कौन सी क्या है ना। तो अगर कॉन्ट्यूशन आया तो समझ जाना कि नील है, पिक्चर ध्यान से दिमाग में आनी चाहिए। अगर एब्रेशन आया तो समझ जाना कि आउटर इंजरी है जिसके अंदर स्किन पे चोट लगी है, सही है। इसके बाद तीसरा कौन सा होता है बच्चों, लेसरेशन। लेसरेशन क्या होता है, जैसे कट लग गया पूरा का पूरा, अब ना तो ये खरोच है ना ये नील है, ये पूरा कट लग गया और वहां जोर से ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, लेसरेशन। इरेगुलर टीयर लाइक वाउंड कॉज्ड बाय सम ब्लंट ट्रॉमा। तो देखो इस तरीके से आंख के पास लग गया, कहीं भी लग सकता है यार, कट लग सकता है, उल्टा सीधा है, काफी डेंजरस है, देखने में खतरनाक है, ब्लड बहुत तेजी से निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेसरेशन। मोस्टली इट इज द रिजल्ट ऑफ स्किन हिटिंग एन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट। कोई तीखा, कोई इस तरीके की चीज, कोई नाइफ से लग जाता है ना, कई बार कहीं पे कोई ब्लेड है, कोई भी इस तरीके की जो शार्प ऑब्जेक्ट है उससे होता है। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हो, इक्विपमेंट प्रॉपर आप यूज करो, आई प्रोटेक्शन यूज करो, आपको मदद मिलेगी इन सब चीजों से बचने की, ठीक है। आगे ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको क्लीन करना पड़ेगा, ब्लीडिंग रोकनी पड़ेगी, और बैंडेजेस वगैरह देख के डॉक्टर्स इसको ट्रीट करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों इंसिशन। इंसिशन क्या होता है, बेसिकली इंसिशन ये भी एक कट ही होता है, लेकिन ये बेसिकली जब डॉक्टर सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं तो बॉडी में कट लगाएंगे ना किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, एक नाइफ से जो सर्जरी वगैरह के लिए यूज होते हैं, उससे प्रॉपर कट लगा के फिर इंजरी करके वापस से उसको हम लोग जिसको बोलते हैं टांके लगा दिए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीजें, ऐसे कट को, साफ सुथरा कट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिशन। इंसिशन इज अ कट मेड इनटू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सपोज the underlying tissue, bone or organ, ठीक है। It can be caused by a clean, sharp-edged object such as knife, a razor or a glass printer. The area should be free from the sharp edges. अगर आपको ये कट नॉर्मली भी लग जाता है कई बार, बचने के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहो, नाइफ वगैरह से सेफ्टी रखो, और अगर आपकी सर्जरी वगैरह होनी है किसी पर्टिकुलर पार्ट की तो वहां पे तो ये करना पड़ता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही वॉश करना पड़ता है एरिया को प्रॉपर्ली, ताकि कोई डर्ट वर्ट अगर है तो वो हट जाए, ठीक है। फिर ड्राई करना पड़ता है अच्छे टॉवल से, और फिर ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये बेसिकली इंसिशन होता है, सही है जी। अब आ जाते हैं हम लोग स्प्रेन और स्ट्रेन पे। स्प्रेन क्या होता है, बेसिकली मोच आ जाना, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, बेंड हो गया, नॉर्मली पैरों में होता है, तेजी से भाग रहे थे पैर मुड़ गया, है ना, भागते भागते हो जाता है। कई लोग गिर जाते हैं किसी बेड से, बाथरूम में स्लिप हो गए तो मोच आ गई, ऐसा कई बार होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्प्रेन। इट इज अ लिगामेंट इंजरी, तो याद रखना ये लिगामेंट में होती है। इट में अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गया या टियर हो गया लिगामेंट में। मेनी थिंग्स कैन कॉज स्प्रेन, ठीक है, फॉलिंग, ट्विस्टिंग, गेटिंग हिट बाय अ फोर्स्ड पॉइंट, ठीक है। दिस कैन कॉज लिगामेंट अराउंड द जॉइंट टू टियर। परफेक्ट है, तो ये पिक्चर देख के आप समझ सकते हो, मोच आ गई, ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, हम स्प्रेन बोलते हैं, ठीक है। कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है स्प्रेन के साथ, तो दिस मे बी डेंजरस, ऑलराइट। प्रिवेंशन, खेलने से पहले वही प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, ताकि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो एक्सरसाइज हो जाए और एकदम से कहीं पे भी फालतू स्ट्रेच ना आए। प्रॉपर कंडीशनिंग ध्यान रखना है, जब आप प्रिपरेटरी फेस में हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बॉडी कंडीशनिंग का ध्यान रखो। उसके बाद ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फील्ड्स आपकी स्मूथ होनी चाहिए, है ना, और अच्छी क्वालिटी के ऑफिशियल हों जहां पे गेम्स हो रहे हैं, ताकि आप बच सको, सही है जी। रूल्स फॉलो करने हैं। ये हो गया स्प्रेन, सही है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है बच्चों मसल में खिंचाव आ जाना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो और आपने बहुत तेजी से हिट किया और आपके यहाँ पे कोई एकदम से खिंचाव आपको फील हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन। कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं यही आएगा। कुछ लोगों को लेग्स में आ जाता है कि बहुत तेजी से भाग रहे हैं, हैमस्ट्रिंग में आ गया, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। जब आपका मसल एक तरीके से पुल हो जाए, मसल में दिक्कत आने लगे, तो वहां पे हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ऑल्सो अ मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सीवियर। कई बार माइल्ड होता है, कई बार सीवियर भी हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट मसल कैन बी रप्चर्ड। इन केस ऑफ कंप्लीट रप्चर इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव दैट पार्ट। अगर कंप्लीट मसल रप्चर हो गया, मसल ट्विस्ट ही हो गया पूरा का पूरा, तो फिर आप मूव भी नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। देयर मे बी सीवियर पेन अराउंड द रप्चर। स्ट्रेन में अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। इससे भी कैसे बचना है, तो सेम टू सेम जो पीछे पॉइंट्स आए थे वो सारे के सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी, समझ गए सारे के सारे। तो ये थी हमारे पास बच्चों सारी की सारी सॉफ्ट टिश्यू। अब आ रही है हार्ड टिश्यू इंजरीज। हार्ड टिश्यू में मैंने आपको बताया था ये जॉइंट्स और बोन्स के ऊपर होंगी,
इसके अंदर आपको मेजरली क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, डिसलोकेशंस और फ्रैक्चर्स। तो देखो भैया क्या है, एन इंजरी टू द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज हार्ट टिश्यू। स्केलेटल समझते हो ना, वो हड्डियों वाला कंकाल दिखाया जाता है बायोलॉजी लैब्स में, होता है स्कूल्स में, तो वहां पे उसको कोई नुकसान पहुंचेगा तो उसको हार्ट टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, these are the injuries where the bone fractures, that is the bone either cracks or breaks। जैसे मेरे ये थंब फ्रैक्चर्ड है, राइट। अब ये मेरे को फ्रैक्चर कैसे हो गया, मैंने अभी आपको बताया, मैं क्रिकेट खेल रहा था, फील्डिंग कर रहा था, तो बॉल बहुत तेजी से मेरे पास आया। अब मैं राइट हैंडर हूँ, आया मेरे लेफ्ट पे, तो मैंने जैसे ही ऐसे फील्ड करा तो वो बॉल सीधा इतनी तेज मेरे थंब पे लगा कि एकदम फ्रैक्चर हो गया, राइट। तो ये कौन सी हुई, ये हार्ट टिश्यू इंजरी हो गया, ठीक है। अब हार्ट टिश्यू में क्या होता है, या तो डिसलोकेशन हो जाता है, यानी कि हड्डी जो है वो डिसलोकेट हो गई, या फिर अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ये सब जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने के बाद सिलेबस समाप्त, सिलेबस नहीं मतलब ये वाला चैप्टर समाप्त, ओके। चलो भाई, डिसलोकेशन क्या है, देखो हड्डी जो है अपने पर्टिकुलर जो उसका जॉइंट है वहां से डिसलोकेट हो जाता है कई बार, ठीक है। ये मेनली कहां पे आता है, जॉइंट्स में होता है कि डिसलोकेट हो गया। तो क्या है, देखो डिसलोकेशंस आर जॉइंट इंजरीज दैट फोर्स द एंड्स ऑफ द बोन्स आउट ऑफ द पोजीशन, ठीक है। आपके बहुत सारे जॉइंट्स हैं अलग अलग जगह, आपके लेग्स में, आर्म्स में अलग अलग जॉइंट्स हैं। अगर वो कहीं पे जो जॉइंट है उसका जो प्रॉपर लोकेशन है वहां से बोन डिसलोकेट हो जाए तो उसको डिसलोकेशन बोल दिया जाता है। द कॉज इज ऑफन अ फॉल, कोई गिर गया, कोई ब्लो, समटाइम्स फ्रॉम प्लेइंग अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, गेम खेलते खेलते हो जाता है। अ जॉइंट डिसलोकेशन ऑल्सो कॉल्ड लक्सेशन, ठीक है, इसको मार्क कर लो प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, अ जॉइंट डिसलोकेशन इज कॉल्ड लक्सेशन occurs when there is an abnormal separation in the joint where two or more bones meet, ठीक है। अगर पूरा का पूरा जहां पे दो बोन्स मीट करती हैं वहां पे डिसलोकेशन हो जाता है तो उसको लक्सेशन बोलते हैं। और एक जो पार्शियल डिसलोकेशन होता है कि कंप्लीट डिसलोकेशन नहीं है, थोड़ा सा डिसलोकेशन है, उसको हम सब लोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, मेनली एक्सीडेंट या फॉल से हो सकता है, या वीकनिंग ऑफ मसल से हो सकता है। कई लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, प्रॉपर्ली मिल्क वगैरह कंज्यूम नहीं करते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत ज्यादा रनिंग वनिंग करते हैं तब भी हो जाता है, तो डिसलोकेशन भी चलता रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आपको बॉडी को मसाजेस भी देनी चाहिए, मतलब हम ऑयलिंग वगैरह करते रहते हैं तो अच्छा रहता है, आपके मसल्स, आपके बोन्स हेल्दी रहते हैं और आप काफ़ी फिट रहते हो। तो ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है जी। कॉजेज क्या है, कई बार ट्रॉमा दैट फोर्सेज अ जॉइंट आउट ऑफ द प्लेस कॉजेज अ डिसलोकेशन, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स, बहुत तेजी से कोई गिर गया, कोई टक्कर हो गई चलते चलते व्हीकल्स पे, साइकिल पे कोई दो लोग जा रहे हैं आपस में टकरा गए, है ना, तो इस तरीके से ये डिसलोकेशन हो जाता है। एक्सीडेंट से हो सकता है, फॉल से हो सकता है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से हो सकता है, फुटबॉल में हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिसलोकेशन में हमें देखने को मिलती हैं, जिनके वीकर मसल्स होते हैं उनमें ज्यादा होती हैं। सिम्टम्स क्या है जी, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आप देखो बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ये थोड़ा सा मेडिकल चीज है बट फिर भी आपको फिजिकल एजुकेशन में बहुत बेसिक पढ़ाया गया है। जैसे पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ब्रूसिंग होगा, इनस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट होगा, आपको लगेगा कि स्टेबिलिटी नहीं है, मूव नहीं कर पा रहे हो, है ना। लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव, विजुअली डिफॉर्म जॉइंट, बोन्स जो आपको दिखेगी थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस हो रही है, तो ये आप देख सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है, जो ट्रीटमेंट है बेटा वो कितनी सीवियर इंजरी है उस चीज पे डिपेंड करता है। एंड द जॉइंट दैट इज डिसलोकेटेड, आइस लगा के रखने से, जॉइंट को अपनी शेप पे रखने से कई बार ठीक हो जाता है। और मेनली सबसे अच्छा होता है कि आप डॉक्टर को दिखाओ। अब डॉक्टर कैसे ठीक कर सकते हैं, मेडिकेशन से या फिर सर्जरी से। तो डॉक्टर या मेडिकेशन से ठीक करेंगे भैया, दवाई से हो जाएगा, या फिर सर्जरी होती है। तो ये मेनली आपके पास चीजें आती हैं। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक बार अगर आपका जॉइंट सही जगह पे आ गया तो फिर आपको रेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये चीजें समय लेती हैं, है ना। कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इन चीजों के अंदर लग जाता है वापस से ठीक होने में, बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जिसकी मदद से आप थोड़ा सा मूव कर पाओगे धीरे धीरे। इनिशियली कुछ नहीं होता, इनिशियली तो रेस्ट ही करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे आपकी थेरेपीज की मदद से भी इसको आराम दिया जा सकता है ताकि मूवमेंट आपके शुरू हो सके, ठीक है। और सर्जरी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फ्रैक्चर, अब आ जाते हैं सर फ्रैक्चर पे। फ्रैक्चर क्या है, हड्डी टूट जाना, है ना। डिसलोकेशन हो जाता है कि टूटी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह चली गई है, डिसलोकेट हो गई है। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूट जाना। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द बोन। Fractures are caused by direct impact such as a fall or a severe tackle. Stress fractures developed over time are caused by overuse, ठीक है। अब stress fracture क्या होता है,
बेसिकली क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस फ्रैक्चर में अकर बिकॉज ऑफ ओवर यूज इंजरीज, आपने ध्यान नहीं दिया, लगातार चोट लगी थी फिर भी खेलते रहे उसी के साथ, तो कई बार इससे फ्रैक्चर हो जाता है। एंड द फेलियर टू हैव एडिक्वेट इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द बॉडी। अब फ्रैक्चर में देखो इस तरीके का स्ट्रेस फ्रैक्चर आ रहा है। बेसिक सबसे पहले स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है कि किसी भी बोन के ऊपर स्ट्रेस आया, जोर पड़ा, इंजरी हुई, तब भी आप खेलते रहे, तो वो चीज फिर बोन तक पहुंच जाती है, तो उसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम इंक्रीजिंग द अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ एन एक्टिविटी टू क्विकली। बहुत तेजी से आपने कोई चीज करी, बहुत ज्यादा फोर्स आया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया बोन पे, तो फिर वो फ्रैक्चर हो जाता है। कैसे बच सकते हो? बहुत तेजी से कोई भी चीज ना करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दो, धीरे धीरे बॉडी पे स्ट्रेस आना चाहिए, तो बच सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है? कोल्ड थेरेपी, आइस थेरेपी नॉर्मली बताई जाती है। आइस थेरेपी, कोल्ड कंप्रेसेस, आइस लगाओ इंजर्ड एरिया पे, और उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह, पेन किलर्स होती हैं। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल नॉर्मली देखने को मिलती है हमें, आइबुपैरा इसको बोल देते हैं हम। डिक्लोपेरा भी आता है, डिक्लोफिनेक पैरासीटामोल, ये भी अच्छा पेन किलर होता है, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरीके के मल्टीपल पेन किलर्स आते हैं, लेकिन इनका जो पेन किलर क्यों दिया जा रहा है, पर्पज क्या है? सिर्फ दर्द को कम करना। पेन किलर, बोन अपने टाइम से ही ठीक होगा, वो तो आपको अच्छा फूड खाना पड़ेगा, कैल्शियम इंटेक पूरा करना पड़ेगा, है ना, वेरियस मल्टीविटामिन्स आपको लेने पड़ेंगे, तो ही वो ठीक होगा अपने टाइम से। पेन किलर का काम सिर्फ और सिर्फ पेन को कम करना और इन्फ्लेमेशन को कम करना है, स्वेलिंग को कम करना है। ठीक हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट आता है सर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक क्या होता है? ये यूजुअली बच्चों में होता है, जब आपकी जो बोन्स हैं वो काफी बोलते हैं ना, छोटे बच्चों की, बहुत ही मासूम से बच्चे होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनको ग्रीन स्टिक बोलते हैं। फ्रैक्चर इन यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स, बोन बेंड हो जाती है। देखो पिक्चर में आप, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, बोन बेंड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक। ठीक है, दीज फ्रैक्चर्स मोस्ट कॉमनली अकर विद अ फॉल, बच्चा गिर जाता है तो हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है भैया? बचाओ बच्चे को, है ना, उसकी रेगुलर एक्सरसाइज रखो ताकि गिरने से उसको कोई चोट वोट ना लगे, उसको हैबिट हो, बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना है, राइट, उनकी कैल्शियम उनकी डाइट में रखनी है ताकि अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बोन्स डेवलप हो सके। और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? रिमूवेबल स्प्लिंट्स रिजल्ट्स इन बेटर आउटकम देन कास्टिंग इन चिल्ड्रन विद टॉरस फ्रैक्चर्स और द डिस्टल रेडियस। इसका मतलब यह है कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर हार्ड फ्रैक्चर्स ना करके रिमूवेबल जो स्प्लिंट्स होती हैं, बैंडेजेस होती हैं, वो बांध देते हैं, तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड क्या होता है? क्रश हो जाना। सी से कम्युनिटेड, सी से क्रश। देखो आप देख रहे हो बोन बिल्कुल क्रश हो गया, इसमें तो भैया सर्जरी ही होती है, इसको और कोई ऑप्शन नहीं है, खुद से ठीक नहीं होगा ये, इसमें सर्जरी होगी प्रॉपर तभी ठीक होगा। ये सबसे डेंजरस फॉर्म होता है। अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ध्यान रखना, बहुत डेंजरस होता है ये एक्सीडेंट्स में होता है नॉर्मली। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रॉमा, वायलेंस कैन बी कॉजेज फॉर कम्युनिटेड फ्रैक्चर। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हो आप? बोन स्ट्रांग होनी चाहिए, वो खाना खाओ जिसमें कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा हो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, तो आप इससे बच सकते हो। लेकिन ये यूजुअली मेजर एक्सीडेंट्स में होता है, तो भैया कितनी ही स्ट्रांग बोन क्यों ना हो जाता है ये मेजर एक्सीडेंट्स में। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? एक्सरे होगा सबसे पहले तो, ठीक है, कोशिश करी जाएगी ठीक करने की, एंड देन सर्जरी ही होगी भैया, और कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या होता है? जब भैया बीच में से बिल्कुल बोन टूट जाए और दो पीस हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या होगा? आपका जो हड्डी है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा बिल्कुल सेंटर से, इसको ट्रांसवर्स बोल देते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली दैट इज परपेंडिकुलरली टू द बोन। अगर परपेंडिकुलर बोन पे कोई, सपोज इधर से कोई बहुत तेजी से फोर्स लग रहा है, तो वो बीच में से ब्रेक होगा ना, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स बोल देते हैं। प्रिवेंशन क्या है? फिजिकल एक्टिविटी एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज विल मेक द बोन स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर। फिजिकल एक्टिविटीज करके रखोगे तो बोन्स हेल्दी रहेंगी, फिट रहेंगी, चांसेस कम हो जाएंगे टूटने के, और कैल्शियम इंटेक बढ़ाना है तो भी आप बचे रहोगे। वही चीजें सब में आ रही हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट it can be treated at home along with rest and medicine. A back brace called TSL or abdominal binder may be prescribed to reduce the pain by limiting motion. अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है it can be treated at home, but ऐसा होता नहीं है। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले के टाइम लोग क्या करते थे, जैसे ये बीच में से ब्रेक हुआ है ना, आजकल भी ऐसी चीजें चलती हैं, तो क्या करेंगे, ये हड्डी सपोज इस तरीके से ब्रेक हुआ है, ओके, तो अगर ये सेम पोजिशन पे है तो इधर एक स्टिक लगाया, इधर एक स्टिक लगाया,
और इसको बांध दिया, ऐसे बांध दिया, तो जब बीच में स्टिक लगा दिया तो फिर वो मूव तो नहीं होगा, वो जॉइंट वहीं रहेगा, क्योंकि जुड़ना उसने खुद ही है, कोई चीज उसको जोड़ नहीं सकती है ना। अब ये बीच में से ब्रेक हुआ है तो स्टिक बांध के जब बैंडेज बांध देते थे तो वो हिलता नहीं था, तो वो अपनी पोजीशन पे वापस से 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाता था। बाकी आजकल तो लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उसको सही प्लेस पे करके उसको प्लास्टर बांध देते हैं पीओपी से, तो वो भी वही चीज है, बस स्टिक्स विक्स नहीं लगाते आजकल, ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बच्चों ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के बाद क्या आ जाता है हमारे पास ऑब्लिक। ऑब्लिक क्या होता है सर? अब देखो यहाँ पे डायगोनल होगा, डायगोनल का मतलब बेसिकली ऐसा टेढ़ा फ्रैक्चर हो गया इस तरीके से, पीछे तो बीच में से बिल्कुल टूट गया था ना ट्रांसवर्स में। ऑब्लिक में क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा होता है, डायगोनल। ऑब्लिक फ्रैक्चर इज वन इन विच बोन ब्रेक्स डायगोनली। दिस फ्रैक्चर इज यूजुअली कॉल्ड बाय एन इंजरी टू द बोन। इंजरी हुई है तो हो जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? वही सारी चीजें, कैल्शियम रिच डाइट लो, एक्सरसाइज करते चलो। और ट्रीटमेंट फिर से क्या है? डिपेंड करता है कि कितना सीवियर इंजरी है। बेसिक मेडिसिन है, रेस्ट है, और अगर बहुत एक्सट्रीम है तो फिर सर्जरी है। ठीक है जी। लास्ट आता है हमारे पास बच्चों इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड में क्या आता है कि इतने बुरे तरीके से बोन टूटी कि एक जगह से सपोज ऐसे थी कोई, ठीक है, अब टूट के इसके ऊपर चढ़ गई बिल्कुल, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ब्रेक होके वो ऊपर आ गई उसके, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्टेड। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। कॉजेज क्या होते हैं? जब कोई बहुत तेजी से, बहुत हाइट से गिर जाता है। Someone falls from height with a great impact। क्या प्रिवेंशन है? कैसे बचा जा सकता है? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, मेंटेनिंग गुड इनटेक ऑफ कैल्शियम। सेम चीज सब में लिखनी है क्योंकि यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? द बोन्स गेट ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, देयरफॉर अ स्लिंग और अ स्प्लिंट में बी रिक्वायर्ड टू कीप द ब्रोकन बोन्स इन प्लेस। एक आपको स्प्लिंट चाहिए होगा, बोन्स को ठीक करेंगे पहले, ठीक करने के बाद फिर उसको बांधेंगे, बांधने के बाद फिर उसको टाइम देंगे, फिर वो धीरे धीरे ठीक होगा। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है? सो दैट मूवमेंट ऑफ द शार्प एंड्स ऑफ द ब्रोकन बोन इज प्रिवेंटेड। दिस इज एसेंशियल टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द बोन। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेटा जी हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसको याद करने की आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, और वो टेक्निक क्या है? एक पेपर लो, उस पेपर पे पहले आप सॉफ्ट टिश्यू का चार्ट बना लो, फिर आप हार्ड टिश्यू का चार्ट बना लो। ठीक है, अब उसके अंदर आपको सारी की सारी जो इंजरीज हैं वो सारी की सारी लिखो, और उनका हिंदी का मतलब लिखो जहां पे मैंने आपको बताया है। ठीक है, एग्जामिनेशन में इसकी भी डायग्राम्स बना के आ जाना, जिस भी तरीके से आप दिखा पाओ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे डायग्राम्स बना के आ जाना। टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ यार इसको आता है, इसको पता है ना। और हर जगह हिंदी मीनिंग लिखो अपनी कॉपी में, एक पेपर पे, और उसको दिन में 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ो। जितनी बार आप रीड करते चले जाओगे ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एक बारी में याद नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, ये ऐसे जल्दी से याद नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज है, कितनी याद रखोगे? तो आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा। जब आप बहुत बार इसको पढ़ लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास से पहले कम से कम 50-100 बार उसको पेपर पे लिख के पढ़ लेना। लिखना तो एक ही बार है, पढ़ना है 50-100 बार, तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब याद हो गया है। ठीक है, जो प्रिवेंशन है वो ऑलमोस्ट सब में सेम है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट है वो भी ऑलमोस्ट सब में सेम है, क्योंकि सारी की सारी बोन इंजरीज हैं। तो आप एक का भी याद करोगे, सब में लिख के आओगे, नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, दिस इज इट गाइज। ये था हमारे पास एक और चैप्टर, ये खत्म होता है। कल का चैप्टर जो हम करेंगे वो करते हैं थोड़ा सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। उसके अंदर हम लोग प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, डाइट की बात करते हैं। बहुत दिन हो गए इंजरी पढ़ते पढ़ते, डाइट की बात करते हैं। इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।